Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss artificial vegetative propagation methods, the grafting, as well as today we will also discuss the advantages and disadvantages of artificial vegetative propagation. So let's move to the board. So dear students, artificial vegetative propagation in the previous lecture we have started the artificial vegetative propagation और उसमें हमने डिस्कस किया था कटिंग्स को. The first method, cuttings, that has been done. एक छोटा सा उसका ओवरव्यू देता चलता हूँ, फिर मूव करते हैं इसके सेकंड जो मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का. इसमें कटिंग्स में हमने क्या किया था कि प्लांट्स की जिसको भी हम आर्टिफिशियली प्रोपेगेट करवाना चाह रहे हैं तो उसकी या तो स्टेम को काटें या उसकी रूट को काटें. सो स्टेम को काट के और उस स्टेम को सूटेबल मीडियम के अंदर यानी सॉइल या सैंड के अंदर रखेंगे और उसमें अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट उसको प्रोवाइड करेंगे. विद इन फ्यू डेज, विद इन अ फ्यू टाइम क्या होगा कि जो स्टेम है उसकी रूट्स भी निकलना शुरू हो जाएंगी और उससे शूट्स भी ग्रो करना शुरू कर देंगी. और जब वो ग्रो करेगा, जब वो प्लांट बनेगा, इट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट जिसकी स्टेम ले गई थी. इस तरह से हमने बात की थी कि जो स्टेम लेनी है उसमें हर हाल में इस चीज़ का ख्याल करना है दैट द स्टेम मस्ट हैव द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिकॉज के बगैर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो ग्रो नहीं कर सकती. और इसकी रीज़न हमने डिस्कस की थी कि पूरे प्लांट के अंदर सिर्फ वही रीजन ग्रो कर वहाँ पर उस रीजन में ग्रोथ हो सकती है जिस रीजन के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है, बिकॉज the only ability for cell division it has only the meristematic cells or meristematic tissues. और इसके बाद हमने इसके कुछ एग्जांपल्स स्टेम के हवाले से डिस्कस की थी जिसमें रोजेस, जिसमें आइवी और जिसमें ग्रेप वाइन्स और शुगर केन जो स्टेम कटिंग्स के ज़रिए प्रोपेगेट कर रहे होते हैं. इस तरह से हमने रूट की से जो प्रोपेगेशन हो रही है उसको भी डिस्कस किया था. उसमें हमने स्वीट पोटैटो की एग्जांपल को डिस्कस किया था कि स्वीट पोटैटो को जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर या सैंड के अंदर जो मॉइस्ट होती है उसके अंदर उसको रख देते हैं और फिर उसको वाटरिंग की जाती है तो उसमें से छोटे छोटे प्लांटलेट्स उग जाते हैं. फिर जब वो एक काफ़ी तादाद में वो हो जाते हैं प्लांटलेट्स, फिर उन प्लांटलेट्स को वहाँ से उखाड़ कर और उसको फील्ड में यानी खेतों में लगा दिया जाता है तो उससे उनका नया प्लांट बन जाएगा. दैट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट. सो एक ये छोटा सा शॉर्ट सा ओवरव्यू था कटिंग्स के वाले से. अब हम डिस्कस करते हैं द सेकेंड मेथड ऑफ artificial vegetative propagation that is called as grafting. So dear students, grafting भी एक बहुत फेमस मेथड है और एक इम्पॉर्टेंट मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का. अब इसमें क्या किया जाता है इन ग्राफ्टिंग, the stem is cut. The stem is cut and grafted onto the host plant. उसको होस्ट प्लांट पे ग्राफ्ट कर दिया जाता है और उसमें भी जिस शेप का ग्राफ्ट आपने बनाया आमतौर पर वेज शेप्ड होता है. इस तरह से मैं अभी डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा और उसी वेज शेप का आगे से जो रेसिपिएंट प्लांट है उसको भी उसी शेप में बनवाया जाएगा जहां पर आपने ग्राफ्ट को अटैच करवाना है. अटैच करने के बाद या तो वहां पर जो वेट सॉइल है, गीली मिट्टी उसके इर्द गिर्द लगा दी जाती है, या फिर अगर वो थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा लार्ज इन साइज़ है, तो फिर उसको फिज़िकली
टाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल रोप्स, और फिर उसके ऊपर वो मट्टी लगा दी जाती है गीली करके, ठीक है। तो इस तरह से ताकि उनका जो पैचअप हो सके। आफ्टर सम टाइम मीन्स के विद इन अ फ्यू डेज the vascular bundles of the stem piece and the host plant, जहां पर उसको लगाया क्या, ग्राफ्ट किया क्या, becomes interconnected, वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, and both means the stem piece and the host plant on which graft has been implanted grow equally. लेकिन जो स्टूडेंट्स यहां पर भी एक कंडीशन है, वो पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। The stem piece must be grafted or attached to the host plant that have well established a root system. So that is the condition. Means के let's suppose I have this plant, तो इसमें से मैं ये इतना हिस्सा, इसका इतना पार्ट जो स्टेम का वो रिमूव कर और इसके ऊपर अटैच करवाना चाह रहा हूँ। तो इफ़ आई हैव टू ग्राफ्ट इट ऑन दिस, इसको अटैच करवाना है, तो जो होस्ट प्लांट है यानी ये वाला प्लांट, इसकी जो वेस्कुलर सिस्टम है वो वेल इस्टेब्लिश होना चाहिए। वेल इस्टेब्लिश रूट सिस्टम का मतलब ये है कि उसकी जो रूट्स हैं उनकी ग्रिप अच्छी खासी होना चाहिए, बिकॉज कि अब एक प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट जो स्टेम्स हैं वो ग्रो करेंगी। तो उनको ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाएंगे, फ्रॉम द रूट्स। और अगर उसमें वेल इस्टेब्लिश रूट सिस्टम होगा तो तभी जाकर वहाँ से दोनों को फ़ायदा होगा और दोनों ग्रो कर सकेंगे और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स की बात हो रही थी कि कुछ दिनों के अंदर उनके जो या आफ्टर सम टाइम उनके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था जो वेस्कुलर बंडल्स का यहाँ पर मतलब है द जाइलम एंड फ्लोएम। और इसमें मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आपको बताता चलता हूँ कि जो जाइलम होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स एंड मिनरल्स, और जबकि फ्लोएम जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, जो आपने प्रीवियस ग्रेड के अंदर भी डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं इसकी एक डायग्राम बना देता हूँ। सो ये वाली स्टेम जो है ये आपने इसको इस तरह वेज शेप्ड रखना है। वेज शेप मीन्स किस तरह से, और दिस इज द स्टेम पीस विच इज यू वांट टू प्रोपेगेट। और यहाँ पर है हमारा होस्ट प्लांट, तो उसकी आगे से शेप भी स्टेम के अंदर जहाँ पर आपने ग्राफ्ट करना है वो इसी वेज शेप्ड की ही आपने कट करनी है, और इसके पास अपना बाकायदा तौर पर ये वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है, इसका वेल डेवलप्ड रूट्स मौजूद हैं इसके पास। आफ्टर देन this stem piece is attached and it is tied with the help of
रोप्स या फिर उसके गिर्द जो है वो वेट जो सॉइल है उसको अटैच कर दिया जाता है एंड देन द प्लांट ग्रोस। सो दिस इज द होस्ट प्लांट और यहां पर क्या हो चुका है, ग्राफ्टिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहां पर हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स के हवाले से भी। एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ्टिंग्स that are the peach trees and plum trees, इसी तरह से some roses, they can also be done through the propagated through the graftings। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने लगे एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, दैट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हमने पढ़ी है। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके एडवांटेजेस को। नंबर 1 कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जो प्लांट्स भी कटिंग्स या ग्राफ्टिंग के ज़रिए आर्टिफिशियली प्रोपेगेट करवाए गए तो उनके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ उनके डिसएडवांटेज यानी कि उनकी वजह से कोई नुकसानात भी होते हैं, उसकी वजह से कोई लॉस भी हो सकता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस को। द फर्स्ट एडवांटेज इज़ दैट all the plants are genetically identical। They are genetically identical क्योंकि ये asexual reproduction का मेथड है, इसमें टोटल माइटोसिस हो रही है, no variations। So that is the reason all the plants which are produced through this artificial vegetative propagation, they are genetically identical and with which genetically identical to the parent plant। Number 1। So इसी तरह से अगर if they are genetically identical, so the desirable or favorable traits, the desirable or favorable traits can be conserved। उनको कंजर्व किया जा सकता है, उनको बार बार प्रोपेगेट करवाकर कंजर्व्ड। इसी तरह से स्टूडेंट्स नंबर 3, जो तीसरा एडवांटेज है ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज द प्लांट्स grown through artificial vegetative propagation needs नो पॉलिनेशन। इनमें पॉलिनेशन की ज़रूरत तो है ही नहीं क्योंकि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अगर ये इनमें पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है, सो इसकी वजह से एक और फ़ायदा भी हो सकता है। वो क्या? वो एडवांटेज ये है कि द प्लांट्स कैन बी ग्रोन
at a faster rate and in large number, यानी बड़ी तादाद में ग्रो करवाया जा सकता है और उसको जल्द जो नॉर्मली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाले थे, जो इससे नेचुरली जो नेचुरल मेथड्स हैं उनसे होने वाले थे, उसकी निस्बत ये जल्दी ग्रो करेंगे और इनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। जैसे कि हमने बात की थी कि वो प्लांटलेट्स वो बनना शुरू हो जाते हैं, फिर उन प्लांटलेट्स को आप जब सो करते हैं सॉइल के अंदर तो बहुत तादाद में लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और उनके अंदर जो ग्रोथ रेट होगा वो फास्टर होगा बिकॉज देयर इज़ नो पॉलिनेशन। उनमें पॉलिनेशन वाला वो प्रोसेस नहीं है। वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, तो उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होती है, तो फिर उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है उससे सीड बनेगा और जो ओवरी है उससे फ्रूट बनेगा, ऑन एंड ऑन, इट टेक्स टाइम। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, the seedless plants, the seedless fruit plants can only be grown by artificial vegetative propagation। मीन्स कि जितने भी सीडलेस फ्रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के ज़रिए यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए उगाए जा सकते हैं और उनके लिए कोई दूसरा मेथड नहीं होता। Now dear students, the disadvantages of this artificial vegetative propagation। तो जहाँ पर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस भी हो सकता है। उसमें नंबर 1, as this kind of propagation involves only mitosis, there is no meiosis, so there are no variations at all in the offsprings। उसमें जितने भी आप प्लांट्स होंगे जो पेरेंट प्लांट के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे उनमें कोई वेरिएशन नहीं होती है। और एक और इसका डिसएडवांटेज वो ये कि the species specific disease can cause the whole crop or the entire crop to be destroyed or to be affected by that very particular disease। मतलब कि जो स्पीशीज़ स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं, तो अगर वो किसी एक प्लांट को अटैक करेगी तो चूंकि सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा है, तो वो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी उस डिजीज़ के खिलाफ बिल्कुल नहीं होगी और पूरी की पूरी क्रॉप, एंटायर क्रॉप, वो पूरी की पूरी फसल जो है उस बीमारी से सफ़र करेगी। दैट लीड्स टू इकोनॉमिक लॉस ऑफ द प्लांट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ग्राफ्टिंग्स के लिए जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसी तरह से कटिंग्स के लिए भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बगैर कटिंग्स का ग्रो करना, वेल ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से एडवांटेजेस आपने देखे कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जो कि आमतौर पर जितने भी सीडलेस जो फ्रूट्स होते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे प्लांट्स को ग्रो करवाने का तरीक़ाकार है ही यही कि उनको आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करवाया जाए।
सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।